हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल SRT एक्सप्लेन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थॉर द डार्क वर्ल्ड। ये MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 8वीं मूवी है। इस कहानी की शुरुआत होती है थॉर के पिता ओडिन और ओडिन के पिता बोर से। और हमें ये दिखाया जाता है कि काफी सालों पहले, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बॉर की लड़ाई हुई थी मेलिकत के साथ में, जिसमें ईथर नाम के एक वेपन से पूरे के पूरे 9 रियासतों पर हमला करने का सोचा था। लेकिन बॉर, जो कि एक बहुत बड़ी योद्धा, जिससे वो मेलिकत और मेलिकत के टीम को, जो कि थे स्वेटल 5 में, वो वहाँ पर उनको हरा देते हैं और वो ईथर को उन्हीं की जमीन के गहराई के नीचे छिपा कर वहाँ से चले जाते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि बोर के प्रकोप से बचने के लिए मेलिकत वो अपने लेफ्टिनेंट एग्रिम के साथ में एक जगह डीप स्लीप के लिए चला जाता है, ताकि जब भविष्य में वो 9 रियासतें उसी सीक्वेंस में वापस आए, तब वो अपने अधूरे काम को फिर से पूरा कर सके। और वहीं से कहानी शिफ्ट होती है हमारे प्रेजेंट डे में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि थॉर ने लोकी को बंदी बनाकर एसगार्ड ले आया है ओडिन के सामने। और ये वही सीन होता है जो कि हमने MCU के 6th मूवी द एवेंजर्स में देखा था, जिसमें थॉर लोकी को पकड़कर सीधे एसगार्ड ले आता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि थॉर अपने सभी खास दोस्तों, जो कि होते हैं वोल्स्टाइक, सीफ एंड फेंड्रेल, उन सभी के साथ में वेनहाइन के अंदर एक बड़े दुश्मन के साथ में तगड़ी लड़ाई कर रहा होता है। थॉर अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करने इसीलिए आया होता है क्योंकि वो उसके खास दोस्त हॉगन का घर था। ऐसे तो ये लड़ाई 9 रियासतों के अंदर आखिरी लड़ाई होने वाली थी, ताकि इसके बाद सभी 9 रियासतों के अंदर फिर से शांति छा जाए। और ऐसा होगा या नहीं, ये हमें कहानी के सामने पता चलेगा। और साथ ही यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बायफ्रॉस्ट भी पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि जब हमने MCU सीरीज का 4th पार्ट देखा था, जो कि था द थॉर, जिसमें हम देखते हैं कि बायफ्रॉस्ट को थॉर अपने हथौड़े से तोड़ देता है ताकि वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया को जाने का रास्ता रोक सके। और यहाँ पर फिर से, यानी एसगार्ड के लोगों की मदद से बायफ्रॉस्ट को फिर से बनाया जाता है। यहाँ एसगार्डियंस को फिर से यह आभास हो जाता है कि 9 रियासतें उसी सीक्वेंस में वापस आने वाली हैं, जिस प्रकार कभी यही सीक्वेंस बॉर और मेलिकत के टाइम आई थी, जिससे उन 9 दुनियाओं को आपस में जोड़ने वाले पोर्टल्स भी कहीं ना कहीं दिखने लगेंगे। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है लंदन की तरफ, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिसका नाम होता है जेन फ्रोस्टर। और वहीं पर वो अपनी असिस्टेंट जिसका नाम है डार्सी, जो एक अबेंडेंट फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पर वो डिस्कवर करते हैं वही पोर्टल जिसकी बातें एसगार्डियंस कर रहे थे। और साथ ही हमें ये पता चलता है कि इन पोर्टल्स के आसपास फिजिक्स के लॉ कुछ भी काम नहीं करते, और जो भी चीज हम उस पोर्टल के अंदर डालते हैं, जाने वो कौन से वाले रियासत के अंदर जाकर गिरते हैं, वो सभी की सभी 9 पोर्टल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और इसी दौरान जेन का बैलेंस बिगड़ता है, इससे वो एक पोर्टल से दूसरी पोर्टल में जा गिरती है और जेन सीधा जाकर गिरती है स्वेटल 5 में, जिससे ईथर पूरी तरीके से जेम के अंदर जाकर समा जाता है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है बायफ्रॉस्ट के सबसे चौकन्ना चौकीदार हेमडाल पर। हेमडाल की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं होता। दुनिया में चल रही घटनाओं और साथ ही सभी लोगों पर हेमडाल की कड़क नजर होती है। और जब उसे ये पता चलता है कि जेन फ्रोस्टर, जो कि एक तरीके से थॉर की गर्लफ्रेंड ही है, वो अब उसकी नजरों से दूर हो चुकी है, और जब ये बात वो थॉर को बताता है, तब थॉर अपनी गर्लफ्रेंड जेन फ्रोस्टर को लेकर काफी चिंतित हो जाता है और वो बायफ्रॉस्ट का यूज करके वापिस से मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर जेन फ्रोस्टर को ढूंढने आ जाता है। हालांकि जब तक थॉर मिडगार्ड यानी कि पृथ्वी पर आ जाता है, लेकिन तब तक जेन फ्रोस्टर अपनी इस दुनिया में वापिस आ चुकी होती है। और जब थॉर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए वहाँ पहुँचता है, तब जेन को काफी गुस्सा आता है और वो थॉर को एक चमाट लगा देती है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस फोर्स भी आ जाती है। पुलिस फोर्स जेन फ्रोस्टर को ऐसा करने से रोकती है
और जब वो उसे टच करते हैं तब वहां पर अल्ट्रामैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक जोरदार धमाका हो जाता है और सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं, जिस वजह से थॉर को ये लगने लगता है कि ईथर पूरी तरीके से जेन फोस्टर के अंदर समा चुका है और इस पूरे ब्रह्मांड में इस ईथर का कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए थॉर अपनी गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर को लेकर बाइफ्रॉस्ट की मदद से फिर से एसगार्ड ले आता है और वहां पहुंचने पर ओडिन को आखिरकार ये पता चल ही जाता है कि जेन फोस्टर के अंदर ईथर की प्रेजेंस है और ईथर की प्रेजेंस के होने के कारण से जेन फोस्टर की जिंदगी पर भी बात आ गई थी। वो अब कभी भी मर सकती थी और साथ ही डार्क एल्फ के वापस से जिंदा होने की यानी उनके डीप स्लीप से वापस से आने की 100% चांसेस आ गए थे। और तभी इस कहानी में ट्विस्ट आता है और तब हम देखते हैं कि ईथर की रिलीज होने की वजह से वहाँ पर मेलिकत भी होश में आ जाता है यानी डीप स्लीप से वापस आ जाता है। और अब डार्क एल्फ मेलिकत काफी ज्यादा पावरफुल था, अपने खास लेफ्टिनेंट एल्ग्रिन को अपने पास बुलाता थियो को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और सीधा भेज देता है एसगार्ड पर, एसगार्डियंस पर हमला करने के लिए, साथ ही ईथर को अपने पास वापस ले जाने के लिए। मेलिकत एल्ग्रिन का यूज करता है ताकि वो सभी एसगार्डियन से दूर रह सके और खुद लग जाए ईथर को ढूंढने के लिए। और उसे पता चल जाता है कि पूरा का पूरा ईथर जेन फोस्टर के अंदर समा चुका है। उन सभी के बीच हमें क्लासिक कुल फाइट भी देखने को मिलती है। इन जेन फोस्टर को बचाने के चक्कर में थॉर की माँ फिगा बीच में आ जाती हैं और वो मेलिकत के हाथों के द्वारा मारी जाती हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एसगार्डियन फोर्स आ जाती हैं और वहाँ पर एल्ग्रिन और मेलिकत को उनसे बचने का और कोई रास्ता नहीं होता और उसी वजह से ईथर को बिना कोई जेन फोस्टर के अंदर से निकाले वहाँ से भागना पड़ता है। अपनी माँ फिगा की डेथ हो जाने की वजह से थॉर को मेलिकत के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब ओडिन ने ये ऑर्डर्स दिए होते हैं कि एसगार्ड से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन थॉर तो भाई थॉर है, वो अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहा था। थॉर सीधा जाता है लोकी से मिलने और कहता है क्या तुम मुझे एसगार्ड से बाहर निकलवाने में मदद कर सकते हो ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं। हालांकि फिगा जो कि माँ थी थॉर की भी और लोकी की भी, और जब ये बात लोकी को पता चलती है कि एल्ग्रिन ने उसकी माँ को मारा है तब वो भी मेलिकत से बदला लेने के लिए थॉर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और तब थॉर अपने बाकी साथियों के साथ एसगार्ड से एस्केप हो जाता है। और उसी बीच हम देखते हैं कि मेलिकत जेन के अंदर से उस ईथर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है और ये सारा दृश्य थॉर अपनी आंखों से देख रहा होता है। और जब ईथर पूरी तरीके से जेन फोस्टर के अंदर से निकल जाता है और तब वो अपने मियोनर की मदद से जोर की बिजली कड़काता है और ईथर को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर ईथर की काफी शक्तियाँ होती हैं। इसी वजह से थॉर अपनी इलेक्ट्रिक पावर के साथ भी ईथर को नष्ट नहीं कर पाता। और तभी हम देखते हैं कि मेलिकत अपनी पूरी शक्तियों को ईथर के साथ मिला देता है और एक तरीके से ईथर के साथ एक फ्यूजन बना लेता है और मोल्ड होकर इतना शक्तिशाली बन जाता है कि उसका सामना कोई नहीं कर पाता। और इसी के साथ मेलिकत को अपनी शक्तियां मिल जाती हैं और वो फिर से 9 रियासतों का एकजुट होने का इंतजार करता है और फिर से उन 9 रियासतों का राजा बनने के लिए अपनी उस सीप से वहां से निकल जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि लोकी को एल्ग्रिन पूरी तरीके से घायल कर देता है और उसकी जान ले लेता है। और यहाँ पर इस पूरी कहानी का सबसे सैड सीन दिखाया जाता है। लोकी जो हर बार अपनी चालें चलता था थॉर को हराने के लिए, लेकिन इस बार वो थॉर का साथ और उसका बचाव करने के लिए उसके साथ आया था, लेकिन एल्ग्रिन के साथ लड़ते वक्त वो अपनी जान थॉर के हाथों में गवा बैठता है। और तभी हमें इस कहानी का गेम चेंजर प्लान दिखाई पड़ता है और वहीं पर हम देखते हैं कि थॉर और जेन फोस्टर को स्वेटलफाइन यानी उन 9 रियासतों में से एक रियासत का वो पोर्टल मिल ही जाता है जिससे वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया जा सकते हैं। और यहाँ पर जेन फोस्टर अपना दिमाग यूज करती हैं और थॉर को लेकर सीधा पहुँचती है लंदन में अपने खास वैज्ञानिक एरिक सेल्विक, साथ ही अपने असिस्टेंट डार्सी के पास में। और यहाँ पर इस कहानी की सबसे खास बात का खुलासा होता है।
यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मेलिकत को उन 9 के 9 रियासतों पर कब्जा करने के लिए एक ऐसा सेंटर चूज करना पड़ेगा जहाँ से वो उन 9 रियासतों के सेंटर में आ सके और वो यहीं पर उन 9 रियासतों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और इसी को रोकने के लिए वहाँ पर थॉर की मदद करते हैं जेन फ्रोस्टर, डार्सी लुविस और साथ ही एरिक सेल्विक। वो सब अपने टेक्निकल वेपन्स लेकर उस सेंटर यानी ग्रीनविच पर पहुंचते हैं जहाँ पर मेलिकत ईथर के साथ में वहाँ पहुँचने वाला था। और वहीं पर हम देखते हैं कि मेलिकत की फोर्स और थॉर के बीच तगड़ी फाइट होती है, लेकिन उस लड़ाई के बीच में एक और पोर्टल खुल जाने की वजह से जिससे मेलिकत और थॉर एक दूसरी रियासत में पहुंच जाते हैं और इसी की वजह से मेलिकत को ईथर का फुल यूज करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि थॉर काफी चालाक था, वो अपने सभी दोस्तों का यूज करते हुए, उन सभी पोर्टल्स का यूज करते हुए वहाँ पर पूरा का पूरा यानी जो मेलिकत का शिप होता है वो दे मारता है मेलिकत के ऊपर, जिस कारण से जो वो इधर होता है वो आइसोलेट होने लगता है और मेलिकत की वहाँ मौत हो जाती है। इसी के साथ ये लड़ाई कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि थॉर फिर से पहुंचता है एसगार्ड में अपने पिता ओडिन के सामने और ओडिन कहते हैं कि थॉर अब तुम्हें राजगद्दी संभाल लेनी चाहिए। लेकिन तब थॉर अपने पिता ओडिन से कहता है कि अब भी मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस राजगद्दी को संभाल पाऊँ। पता नहीं ये थॉर कब जाकर अपनी राजगद्दी संभालेगा, क्योंकि हमने देखा है कि थॉर 1 में जब ओडिन कहता है कि अब राजगद्दी संभाल लो तभी भी मना कर देता है और इस वक्त भी मना कर देता है। और तब हमें इस कहानी का एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि उस गद्दी पर ओडिन नहीं बल्कि लॉकी बैठा होता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाए जाते हैं वॉल्स्टैग और सिफ और सीधा पहुंचते हैं द कलेक्टर नाम के एक इंसान के पास में जाकर ईथर यानी एक रियलिटी स्टोन दे देते हैं और उसे कहते हैं कि एसगार्ड में ऑलरेडी एक स्टोन टेसरेक्ट मौजूद है और साथ ही दोनों स्टोन का एक ही जगह होना आम बात नहीं है और हम चाहते हैं कि ईथर यानी इस रियलिटी स्टोन को आप अपने पास रखें। उन दोनों के चले जाने के बाद में द कलेक्टर ये मेंशन करता है कि एक आ गया 5 और बाकी है, जिससे ये बात क्लियर हो चुकी थी कि MCU में टोटल 6 इन्फिनिटी स्टोन मौजूद हैं। और इसी के साथ थॉर द डार्क वर्ल्ड यह मूवी कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक्स और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।